हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो इसलिए कि अगर आप अकाउंट्स को फाइनलाइज करना चाहते हैं और ये आप सीखना चाहते हैं कि रेगुलर वे में बुक मेंटेन करने के बाद जब आपका टैक्स ऑडिट का डेट आता है, यानी कि बुक आपका ऑडिट में आता है, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको अपने बुक को फाइनलाइज करना होता है, ताकि आप सही सही अपने नेट प्रॉफिट पे टैक्स का कैलकुलेशन करके आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सके। तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन होगा कि आप पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप जरूर बने रहे। वीडियो देखने के बाद आपको जैसा लगे आप कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, जो कि हमारा लाइव क्लास है वो हमारा 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, तो आप हमारे इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और पेड कोर्स अगर बाई करना है, जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं, मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैंने मोटे तौर पे कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि अकाउंट्स को फाइनलाइज करते समय आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो सबसे पहला है डे टू डे प्रॉपर अकाउंटिंग वर्क। उसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पर मेंशन किया बीआरएस, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर आपको ध्यान देना है, पेटी कैश पर आपको ध्यान देना है। अभी मैं 1 बाय 1 करके जहां तक हो सकेगा प्रैक्टिकल भी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको टैली में आपको कौन कौन सी एंट्री आपको कैसे लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिकंसिलिएशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। प्लीज चेक टोटल सेल्स इन अकॉर्डेंस विथ 26 AS, ये भी आपको देखना है। पास एंट्री अगेंस्ट जीएसटी पेमेंट। प्लीज चेक स्टॉक आइटम, यानी नो नेगेटिव स्टॉक। आप स्टॉक भी चेक करना है अगर आप इन्वेंट्री पे काम कर रहे हो तो, और अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तब तो ये आपके लिए नहीं है। पास एंट्री इफ एडवांस पेड टू सप्लायर। उसके बाद है पास एंट्री इफ एडवांस फ्रॉम एनी कस्टमर। अगर हमने कोई कस्टमर से एडवांस में पैसा रिसीव किया है तो इसके लिए आपको कौन सी अपनी बुक में एंट्री लेनी है। पास एडजस्टमेंट एंट्री इफ पेमेंट रिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, डोमेस्टिक में भी काम करते हैं, माल निर्यात भी करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट आता है तो आपको उसकी एंट्री क्या लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो पास एडजस्टमेंट एंट्री अगेंस्ट लेट फी पेनल्टी एटीसी। हो सकता है कि आपने जीएसटी के अगेंस्ट भी या इनकम टैक्स के अगेंस्ट में यानी टीडीएस के अगेंस्ट में आपने कोई लेट फाइन या इंटरेस्ट वगैरह अगर आपने पे किया है तो आपको उसका कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज चेक एनी पेमेंट इज डन अंडर टीडीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पास एंट्री फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस। अब जो भी हमारे ऊपर जो एक्रूड एक्सपेंसेस बनता है उसे आपको कैसे कंसिडर करना है। पास एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, पास एंट्री फॉर पीएफ, ईएसआई पेबल एटीसी, यानी कि पे रोल भी मैं आपको मोटे तौर पर बताऊंगा कि उसका एडजस्टमेंट आपको मार्च क्लोजिंग में कैसे करना है। ऑफ कोर्स डिप्रिसिएशन आपको लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आपको लेनी है। उसके बाद लास्ट हमारा बच जाता है, जब सब कुछ हो जाए, हमारा अकाउंट्स फाइनल हो जाए, सीए साहब ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आपका अकाउंट्स बिल्कुल सही है, ये फाइल किया जा सकता है, तो लास्ट में जो एंट्री जो बनती है वो हमारा टैक्स प्रोविजन की एंट्री बनती है। इसी के अंडर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनकम टैक्स अगर एडवांस में पे किया है तो आपको उसकी एंट्री कैसे लेनी है। ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही कुछ सिखाने वाला है। तो चलिए, जैसे कि मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं डे टू डे प्रॉपर अकाउंटिंग वर्क। जैसे कि आपका काम तो भाई शुरू से चल रहा है ना, इसमें आपका क्या क्या आने वाला है, वही जो सिंपल अकाउंटेंसी आप डे टू डे रूटीन वर्क में आप करते हो, जैसे कि आपका परचेज है, सेल है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, कोई भी जर्नल एंट्री है, तो वो तो आप तो कर ही रहे हो ना। ठीक है, डे टू डे आपका सारा काम चल रहा है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग डे टू डे प्रॉपर वे में अकाउंटिंग जब करते हैं तो हमारा रिपोर्ट कुछ इस तरीके से बनता है। क्लियर है, हमारा ट्रेडिंग भी बन रहा है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन रहा है, इसके साथ साथ हमारा बैलेंस शीट भी बन रहा है। लेकिन इस लिहाज से हमारा बुक तो फाइनलाइज नहीं होगा। हम किसी भी सीए के पास अगर जाएंगे वो प्रॉपर वे में हमारे एक एक एंट्री को वो चेक करेंगे,
तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बीआरएस जरूर बनाना है, यानी कि सबसे पहले जो आपको जो काम शुरू करना है वो बीआरएस से आपको शुरू करना है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर एक कंपनी में बीआरएस तैयार किया जाता है, आप कहीं भी चले जाओ, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो सकती जिसके पास एक भी बैंक का खाता ना हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो करंट हो, या उसका सीसी अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, बैंक का खाता होगा ना। हाँ जी, तो जब बैंक का खाता होगा तो उसका आपका बीआरएस बनाना पड़ेगा। और बीआरएस कंपनी में मंथली भी बनाया जाता है, कहीं क्वार्टरली बनाया जाता है, कहीं पर हाफ ईयरली, या अगर आप किसी क्लाइंट का वन टाइम में काम लिए हुए हो कि उसने आपको फाइल दे दिया है 1 साल का, भैया आप मेरा ऑडिट करवा दो, तो आप तो एक बार बनाओगे ना साल में, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। और बीआरएस बनाने के लिए ये जो हमारा, जब यहाँ पर आप आके देखोगे बैंक अकाउंट्स में, जैसे कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमारे बुक में शो कर रहा है वो बैंक स्टेटमेंट में उतना शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो आपको देखना पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहा, 1 पैसे का भी फर्क है, तो आपको मिलान करना पड़ेगा, यानी कि मार्च क्लोजिंग में जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है हमारे बुक के क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए। और आपको पता है कि भाई बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होगा हमारे बुक का क्या होगा, जस्ट अपोजिट डेबिट बैलेंस होगा, तो आपको उसको मिलान करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मिलान जब आप कीजिए, देखिए सबसे पहला काम आपका बैंक मिलाने का ही होता है, चाहे वो डे टू डे अकाउंटिंग वर्क करें या फिर वन टाइम में किसी का फाइल लेकर के करें, सबसे पहला काम आपको बैंक ही मिलान करना है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको बैंक को मिलान करना है। और बैंक को मिलान करते समय मैं आपको सुझाव देता हूं, हो सकता है कि कोई फिगर आपको बैंक स्टेटमेंट समझ में ना आए, बहुत सारा चीज रहता है, चेक नंबर नहीं रहता, पार्टी का नाम नहीं रहता, और पार्टी हमारे बगल में ही बैठा नहीं रहता है, तो भैया हमको मिलान तो करना है, उसका इंतजार तो नहीं करेंगे ना, तो बैंक कम से कम मिलान करो। और बैंक को मिलान करते समय जो फिगर आपको समझ में नहीं आता है उसे सस्पेंस में डालो, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, बस आपको क्लोजिंग बैलेंस का मिलान आपको पहले कर देना है। फिर जब आपका क्लाइंट आए या जिसका आप काम कर रहे हो, आप उससे पूछ सकते हो कि ये वाला फिगर कहां से आया, या फिगर आपने किसको पेमेंट किया है, कोई खर्चा है या किसी पार्टी का पेमेंट है। ये मैं बता रहा हूं कि आपका समय बच जाएगा, आपको उस पार्टी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी सस्पेंस में डाल करके बैंक को मिलान कर लो, फिर बाद में उसे हटा देना वहां से पूछ करके। ठीक है, ठीक। तो यानी कि बीआरएस आपको बनाना है, और बीआरएस कैसे बनाया जाता है उस पर भी मैंने कई सारी वीडियोस मेरे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। चलिए, बीआरएस का काम तो हो गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है पेटी कैश, क्योंकि हर एक कंपनी पेटी कैश रखती है, या नहीं तो वो नॉर्मल कैश से पेमेंट करती है ना, और उसका रूल है कि आप कैश का पेमेंट 10,000 से ज्यादा अपने बुक में किसी पार्टी को दिखा नहीं सकते। ये तो क्लियर है, ये इनकम टैक्स का रूल है। पहले 20,000 था, लेकिन अब क्या चल रहा है, पिछले 2 सालों से 10,000 से ज्यादा आप किसी भी पार्टी का या खर्चे का पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पेटी कैश आप देखना पड़ेगा। अब मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो आप पेटी कैश जो आप अलग से बनाते हो, उसका वॉचर आपको सेपरेट आपको बनाना फाइल में, ताकि टैक्स ऑडिट होते समय आपको उलझने ना हो। अब हम लोग आ जाते हैं कैश में। देखो यहाँ पर ये कैश है, ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है, इसके अंदर जाइए। आपको ये देखना है कि किसी भी मंथ में यहाँ पर आपका उल्टा बैलेंस नहीं आना चाहिए। जैसे आपको पता है कि किसी भी एसेट्स का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं निकल सकता। कैश है ना भाई, पेटी कैश बोले तो कैश है, तो इसका हमेशा डेबिट बैलेंस निकलना चाहिए। आपको देख लेना है किसी भी मंथ में इसका क्रेडिट बैलेंस ना निकले, अगर निकलता तो भैया वो गलत है। ठीक, अच्छा, तो ये आपको मंथली वाइज में नहीं दिखना है, बल्कि आपको डे वाइज देखना है। अब इसके अंदर जाइए, Alt F2 को मारिए, इसको कर दीजिए स्किप, यानी कि दोनों को 0 कर दीजिए, पूरे साल का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टैली प्राइम है, तो यहाँ पर आपको चेंज व्यू में जाना पड़ेगा। चेंज व्यू में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा डेली ब्रेकअप। ठीक है, जब इसके अंदर आप लोग जाएंगे तो यहाँ आपका पर डे का यहाँ पर आपका ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाना, क्योंकि हमारा लाइव क्लास है वो हमारा 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, तो आप हमारे इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और पेड कोर्स अगर बाई करना है, जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं।
मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। शुरू कर देगा। तो किसी भी दिन में आपका यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए आपको सारा आपको यहाँ पर डीआर दिखेगा, तो आपको ये भी चेक करना है। अब हो सकता है कि आपका किसी भी डेट में अगर वो क्रेडिट बैलेंस आ गया, इसका क्या माने होता है, यानी उस तारीख को आपके पास बैलेंस था नहीं और आपने उसी के अगेंस्ट आपने पेमेंट कर दिया, तो उल्टा बैलेंस तो आएगा ही ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाउचर का डेट चेंज करना पड़ेगा। किसका, या तो रिसिप्ट का या फिर पेमेंट का। और अगर आपने बैंक से पैसा निकाला है तो वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन पेमेंट का आपको वाउचर को डेट चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जैसे कि ये हमारा आ रहा 29 दिसंबर को अगर नेगेटिव आ रहा मान लेता हूं, तो उसको वहां पर देखो कहां पर आपका पैसा ज्यादा है, आप उस वाउचर का डेट चेंज कर दो। ये एक सीधा सा रास्ता है। तो चलिए मैंने इसका आपको रास्ता बता दिया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, रिकंसिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स। देखिए अब क्या होता है कि हम जिस पार्टी को सेल करते हैं या जिस हम सप्लायर से माल को खरीदते हैं, तो मेरे बुक से उसका बुक पे मैच करना चाहिए। तो ये कैसे होगा भाई, रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। यानी अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में आने के बाद हम चले जाते हैं किसी सप्लायर के पास। ये देखिए, तो ये यहाँ पर हमारा टोटल सप्लायर का लिस्ट है। अब मैं किसी भी एक सप्लायर को अगर मैं यहाँ पर लेता हूं, यही हमारा सप्लायर है। अब यहाँ पर देखो जो कि सप्लायर जो है उस हमारे बुक में जो उसका जो बैलेंस निकल रहा है, यहाँ पे इसका देखो जो इसका क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये हमारा सप्लायर है, हमें इसको इतना पैसा दे रहा है 1,20,786 रुपया। ठीक है, तो सेम उसके भी बुक में इतना पैसा निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो कंफर्मेशन रिपोर्ट हमें एक दूसरे को देना पड़ता है। हम उसको मेल करेंगे कि आप हमें इस स्टेटमेंट दीजिए, हम एक बार मिलान करना चाहते हैं क्योंकि हमारा टैक्स ऑडिट होने जा रहा। वो भी हमें भेजेगा कि सर जी आप भी मुझे अपना एक स्टेटमेंट भेजिए कि टोटल कितना बैलेंस आपके बुक पे निकल रहा है। यानी कि डेटर एंड क्रेडिटर दोनों एक दूसरे से बात करके क्या करते हैं, अपने बुक को मिलान करते हैं। हो सकता है कि किसी एक दूसरे का बिल छूट गया हो या पेमेंट छूट गया हो या कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो ट्रांसपोर्टेशन के अगेंस्ट में, या कोई डैमेज हो गया हो। ऐसा हो सकता है कि चढ़ाने में गलती हो गई हो, तो उस गलती को सुधार करने का सबसे जो बेहतर तरीका क्या होता है, रिकंसिलिएशन। और आपको ये करना पड़ेगा। किनको करना पड़ेगा, आप कहीं पर डेटर भी हैं और आप कहीं पर क्रेडिटर भी हैं। यानी कि आपको डेटर से भी आपको टैली करना है और अपने सप्लायर से भी टैली करना है। और टैली करने का तरीका क्या होता है, अरे भाई जो आपका डेबिट होगा उसका क्रेडिट होगा, जो उसका क्रेडिट होगा वो आपका डेबिट होगा, मिलान कीजिए। अगर आपके बुक में क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है इतना, तो उसके बुक में आपका क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस निकलेगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसी तरीके से आपको मिलान करना पड़ेगा। जब मिलान जब हो जाए तो क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ऑडिटर वो क्या मांगते हैं, कंफर्मेशन लेटर मांगते हैं। कंफर्मेशन लेटर को भी ऑडिटर कि हम आपके कहने से नहीं मानेंगे। तो ये जो 1,20,786 रुपया जो क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है, आप सामने वाले से एक कंफर्मेशन लेटर लीजिए। ये मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप किसी कंपनी लेवल में काम करते हैं तो ये सब जानकारी आप रखिए। तो ये आपको उस पार्टी से एक कंफर्मेशन लेटर एक लेना पड़ेगा। वो कंपनी के लेटर पैड पे वो बना के देगा कि हाँ भाई मार्च क्लोजिंग में आपका इतना हमारे बुक में निकल रहा है। इसी तरीके से अगर वो सप्लायर आपसे मांगता है तो आपको भी देना पड़ेगा। समझ गए ना। तो ये आपको करना जरूरी है। चलिए अगर आप ये कर लेते हैं तो भैया इससे फायदा आपका क्या होगा, आपका बुक में मैच हो रहा है। परचेज एंड सेल में अगर कोई दिक्कतें आई होंगी तो वो भी उसके साथ आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हाँ प्लीज चेक टोटल सेल्स इन अकॉर्डिंग विद 26 AAs। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है कि जीएसटी का मामला है, ठीक है। परचेज एंड सेल हम अपने मन से नहीं ऐड कर सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। जो कि ऑथेंटिक आपका पक्का बिल फटा है वो तो हमारे बुक पे आने वाला है, आप उसका रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, तो ये आपका मैच करना चाहिए। क्या मैच करना चाहिए, आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आने के बाद ये जो हमारा जो टोटल सेल जो शो कर रहा है यहाँ पर, ये देखो ये हमारा जो शो कर रहा है हमारे 26 AA से मैच करना चाहिए। और इसमें दो तरह का सेल है, एक तो हमारा जो डोमेस्टिक है नेशनल और एक है हमारा इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो ये तो हमारा चला गया एक्सपोर्ट में और ये हमारा चला गया
लोकल में। तो कहने का यह मतलब है जो इसका जो टोटल आ रहा है वो हमारे 26A से मैच करना चाहिए। जब आप 26A इस कंपनी का देखोगे, नीचे में हर महीने का समरी सेल का वहां पर दिया रहता है, तो उससे मैच करना चाहिए, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। अब वो जो समरी है कहां से आता है, आपके GSTR 3B से आता है। जो आप जो रिटर्न फाइल करते हो ना GSTR 3B, या तो क्वार्टरली या फिर मंथली, वही का समरी वहां पहुंचता है 26AS में। तो वहां से आपको मिलान कर लेना, बिना उसके कोई भी ऑडिटर आपका रिटर्न फाइल नहीं करेगा, याद रखिए। ये मिलान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पास एंट्री अगेंस्ट GST पेमेंट। अब देखिए क्या होता है कि आपको GST का अगेंस्ट में जितना भी आपने पेमेंट किया है वो एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। अब जैसे कि आप जब जब जो GSTR 3B का रिटर्न फाइल करते हो उसी में करते हो ना, हाँ जी। अब आपको कैसे वो करना, देखिए अगर आप कोई भी एंट्री पास करते हो अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद आप चले जाते हो भैया पेमेंट में। मैं एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मान के चलो कि आपने IGST ही पे किया। कितना पे किया, मान के चलो कि 1200 रुपये आपने पे किया। कहां से पे किया भाई, तो बैंक के थ्रू पे किया। ये देखिए यही आपको एंट्री लेनी है ना। और अगर इसके साथ साथ अगर आपने SGST और CGST भी पे किया, मैं मान लेता हूं क्योंकि वहां पर तो ऑटोमेटिक आपका ऑफसेट होता है, आपको मैनुअल कोई डालना होता नहीं है, आपको चालान को देख करके एंट्री पास करनी है जिस क्वार्टर में भी आपने उसका पेमेंट किया है। तो चलो ये मैं यहाँ पर DR अगेन करता हूँ। यहाँ पर आपने ले लिया SGST, इसको आपने 200 पेमेंट किया, यहाँ पर अगेन इसको डेबिट करता हूँ। यहाँ पर अगर आपने CGST का पेमेंट किया है तो मैं उसको भी ले लेता हूँ 200 रुपया। ये मैं चालान को देख कर रहा हूँ, तो आपको ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। इसके अलावा और आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है। वो इसलिए नहीं करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो तारीख रहेगा उस तारीख में आप एंट्री ले लीजिएगा, ये आपको बराबर करना पड़ेगा। ये एंट्री आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब आपको इसको कैसे चेक करना, आपको पता है कि GST के पोर्टल पे जाइए, अपना लॉगिन ID से अपना वहां पर पासवर्ड वगैरह दीजिए और उसके बाद चालान के हिस्ट्री में जाइए। आप देखिए आपको पूरा चालान जितना भी आपने पेमेंट किया है पेड चालान वहां से आपको मिल जाएगा। एक बार उसको टैली कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा ना BRS, जब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप बनाते हो वहीं से सब कुछ पता चल जाता है। बहुत सारा फिगर आपको समझ में नहीं आया, मैंने बताया था शुरू में, उसको सस्पेंस पर डालना, फिर पार्टी से पूछ लेना कि भैया ये फिगर कहां से आया, मेरी बात को समझे ना। तो इस तरीके से आपको ये फाइनलाइज करना है। तो चलिए ये एंट्री आपको लेनी है। अब मैं कह रहा था कि आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि मैंने जो GST का जो मैंने इसमें लेजर बनाया है वो कॉमन मैंने बनाया है, मैंने इनपुट आउटपुट करके लेजर नहीं बनाया है। SGST, CGST और IGST यही तीनों आपका परचेज में भी चलेगा और सेल में भी चलेगा। तो ऑटोमेटिक ये ऑफसेट तो ऐसे हो गया ना, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू GST पेबल, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें यहां पर कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस जब जब आप पेमेंट करोगे इसकी एंट्री ले लो, आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आप कॉमन GST के लेजर बनाते हो तो अब देखिए स्टॉक आइटम का मामला। अभी जैसे कि मैं जिस फर्म का काम कर रहा हूं, मैंने यहां पर इन्वेंट्री पे काम नहीं किया। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप इन्वेंट्री पे काम करो। जब आप इन्वेंट्री पे जब आप बुक मेंटेन करोगे तो कोई भी आपका जो उसका लेजर का जो बैलेंस है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, कहीं पर नहीं होना चाहिए, किसी भी डेट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपका गलत हो जाएगा। और अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैं आपको रास्ता बता देता हूं कि वो कहां से आपका जीरो होगा। आपको ऑल्टर में चले जाना है। ऑल्टर में जाने के बाद यहां पर देखिए इन्वेंट्री का मास्टर आ गया। आपको कहां चले जाना, स्टॉक आइटम है। फिलहाल अभी हमारा नहीं बना हुआ है लेकिन आपका यहां पर शो करेगा, ठीक है। यहां पर जब आप यहां पर आओगे आपका स्टॉक आइटम का लिस्ट आ जाएगा। उसको चुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं फिजिकल स्टॉक का आपका यहाँ पर टूल मिल जाएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे आप जितना वहां पर पुटअप करेंगे वही बैलेंस आपका माना जाएगा। क्लियर है। इसके बाद है पास एंट्री इफ एडवांस पेड टू सप्लायर। अब क्या होता है कि हमारा कोई सप्लायर है, अब हमने उसे एडवांस पेमेंट कर दिया तो इसके लिए हमको एक एंट्री पकड़नी पड़ेगी। तो हम लोग चले आते हैं बैलेंस शीट में। मान लेता हूं कि यहाँ पर हमारा कोई भी एक सप्लायर है। जब सप्लायर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक सप्लायर का हमारा यहाँ पे डेबिट बैलेंस निकल रहा है, ठीक है। इसका माने हमारा पैसा एडवांस वहां निकल रहा है। बाकी सबका हमारा यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है,
ठीक है। देखिए अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन सही तरीका ये होता है कि आप इसे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आप इसे प्रीपेड में आप दिखा दो। ठीक है, तो इस तरह के जितना भी आपका सप्लायर है आपको एक बार इसका मार्च क्लोजिंग में एंट्री ले लेना है। अब आपको क्या लेना है, चलिए हम लोग इसी के लेजर के अंदर जाते हैं। लेजर के अंदर आ गए, ट्रांजैक्शन तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसके यहीं से अल्ट आई को प्रेस कीजिए, हम लोग आ गए। ठीक है, उसके बाद डेट आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए 31 मार्च। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे प्रीपेड, तो प्रीपेड या पेड इन एडवांस करके एक लेजर बनाइए और उसका ग्रुप क्या आपको रखना है, करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1,91,689 रुपया था और यहाँ पर जो हमारा सप्लायर था यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर आपको नरेशन डाल देना है। ऐसे हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जब लिस्ट हम देखेंगे तो वो यहाँ पर से तो हट चुका है, अब वो कहाँ चला गया, हमारा बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये देखिए जब हम यहाँ पर आते हैं पेड इन एडवांस में, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं आगे की भी मैं बात आपको बता देता हूं। जब इस साल का आपका बुक फाइनलाइज हो जाएगा तो अगले साल आपको इसका ट्रांसफर एक एंट्री लेना पड़ेगा, यानी कि यही फिगर आपको उस सप्लायर केस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या एंट्री लोगे, मैं आपको बता देता हूं। अभी आपने क्या किया, प्रीपेड यानी पेड इन एडवांस को आपने डेबिट किया और उस सप्लायर को क्रेडिट किया। अब आपको नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना। तो क्या होगा, उसके खाते में उतना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट, यानी उस सप्लायर को डेबिट करना पड़ेगा और पेड इन एडवांस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा इतने ही फिगर से। तो उसके खाते में उतना पैसा पहुंच गया ना, तो फिर आपको रिकैंसिलेशन करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। ये एक तरीका हुआ। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, पास एंट्री इफ एडवांस फ्रॉम एनी कस्टमर। अब क्या होता है कि हम लोग कस्टमर से भी पैसा हम लोग रिसीव कर लेते हैं एडवांस में, उसके भी हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पकड़नी पड़ेगी। तो अब वो कैसे करना भाई, अब हम लोग आ जाते हैं किसी पार्टी केस में, लिस्ट में। देखिए जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लगभग हमारा सारे डेटर्स का यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि मार्केट में हमारा पैसा फंसा है भाई, इन सबसे पैसा लेना। लेकिन किसी एक का आपका यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है रिकंसिलेशन करने के बाद, तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि मिलान तो हम लोग डेटर एंड क्रेडिटर का कर चुके हैं ना, कंफर्मेशन लेटर भी आ चुका है और हम एक दूसरे को दे भी चुके हैं। तो यहाँ पर 10,000 रुपए का निकल रहा, अगर आप ऐसे छोड़ दो तो भी आपका ऑडिट हो जाएगा, टेंशन नहीं है। लेकिन सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसके अगेंस्ट में भी एक एंट्री लेनी पड़ेगी। तो क्या लेना पड़ेगा, एडवांस है ना भाई, यहाँ पर देखो इसको हटाना पड़ेगा ताकि सारा लेजर बैलेंस आपका डेबिट ही दिखे। ओवरऑल ऊपर मत आपका ठीक है दिख रहा, नेगेटिव थोड़े आ रहा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन आपको ये 10,000 के अगेंस्ट में एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। इस तरीके से जितने भी आपके डेटर का क्रेडिट बैलेंस निकलता है आपको उसे यहाँ पर से हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फिलहाल तो हमारा यहाँ पर एक है, लेकिन आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है। सीधा उसी के लेजर में जाइए, अल्ट आई मारिए, यहाँ पर से तारीख आप ले लीजिए 31 मार्च। अब हम लोग चले आएंगे जर्नल में। ठीक है, F7 मारिएगा। जर्नल में आने के बाद आपको DR में आना है। पार्टी निकल रहा था क्रेडिट बैलेंस, तो कौन सा निकल रहा था, ABC एंड कंपनी। यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर आपको 10,000 रुपया उसका था और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर करके, और आपको इसका जो ग्रुप जो करना है वो आपको ले लेना है करंट लायबिलिटी। ये देखिए, क्योंकि ये हम पर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो ये आपको एंट्री लेनी है। और फिर वही जैसा कि मैंने कहा, जब आपका इस साल का ऑडिट जब हो जाएगा, जब नेक्स्ट ईयर का अब जब अकाउंट्स जब आप शुरू करोगे तो फिर उतना ही पैसा आप उसमें ट्रांसफर कर देना, जस्ट रिवर्स एंट्री लेकर के। क्लियर है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, पास एडजस्टमेंट एंट्री इफ पेमेंट रिसीव अगेंस्ट एक्सपोर्ट। अब देखिए मैंने यहां पर सेपरेट इसलिए मैंने बनाया है, अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं तो जिस तारीख को हमारा यहां से शिपमेंट जाता है उस तारीख को जो बिलिंग होता है उसका जो एक्सचेंज रेट होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो मैक्सिमम USD में होता है, कभी आपका पौंड में होता है, कभी आपका यूरो में होता है, कभी आपका सऊदी रियाल में होता है। तो खैर, तो ये आपका एक्सचेंज जो रेट होता है जिस समय हमारा माल एक्सपोर्ट हुआ उसका अलग होता है, और जो हमारा पैसा जब आता है आगे पीछे
तो उसका जो एक्सचेंज रेट अलग होता है, लेकिन वो तो हमें डॉलर में पे करता है भाई। तो आपको क्या करना है, जब जब आप इसका एंट्री लोगे, आप तो डे टू डे अकाउंटिंग वर्क कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको ये देखना है कि हर बिल के अगेंस्ट में जो पेमेंट आया है वो शॉर्ट आया है या फिर एक्सेस आया है। दो हो सकता है भाई, शॉर्ट भी आता है, एक्सेस भी आता हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां पर बताता हूं, जैसे मान के चलो कि $10,000 का आपने माल कोई एक्सपोर्ट किया, ठीक है। $10,000 में आपको 10,000 रुपया आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा वो पार्टी आपको कम दे रहा है, इंटरनेशनल जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, वो तो आपके खाते में आ रहा, और वो खाते में रिफ्लेक्ट होकर के आपका पैसा आता है, वो आपका इंडियन करेंसी में। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, हो सकता है कि जब आपका माल जब एक्सपोर्ट हुआ होगा वो आपका 74 रुपया 2 पैसे में हुआ होगा, और एक्सपोर्ट होने के बाद हमारा ये जो पैसा जो आया है वो 76 रुपया 20 पैसे करके आया। क्लियर है कि नहीं? तो आपने जो अपने बुक में एंट्री ली होगी, सीधी सी बात है, आपने इतने का आपने एक्सपोर्ट का एंट्री लिया होगा अपने बुक में, ठीक है, लेकिन पैसा जो आपका जो आया है वो इतना आया। देखो पैसा कितना आया, इतना आया। अब इसमें कितना शॉर्ट है, कितना एक्सेस है, तो यहां पर हम देखेंगे मेन एक्चुअल मेरा यही है ना, पैसा ये आना था, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखो, यानी कि हमारा जो पेमेंट जो आया है वो 19,900 रुपया हमारा एक्सेस आया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी तरीके से आपको अपने बुक में एंट्री लेनी पड़ेगी। शॉर्ट भी हो सकता है और एक्सेस भी हो सकता है। तो बिल टू बिल, ठीक है, क्योंकि पार्टी जो एक्सपोर्ट जो करता है उसका पैसा बिल टू बिल आता है, और इस पर सरकार की नजर बहुत ज्यादा रहती है कि भैया आप जो जितना माल जो एक्सपोर्ट कर रहे हो डॉलर में, उतना पैसा देश में आना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, इंडियन करेंसी अच्छा होता है। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो भैया आपको ये एंट्री लेनी पड़ेगी। अब इसकी एंट्री आपको कैसे लेनी है, चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं। इस तारीख को आपको एंट्री लेनी है, वो तारीख को यहां पर लीजिए और रिसिप्ट में आ जाइए। आपको जो क्रेडिट करना है वो इंटरनेशनल क्लाइंट को करना है, ठीक है, ये इंटरनेशनल पार्टी। कितने से करना है, जितना उसका बिल वैल्यू था, ठीक है ना, पैसा आपको इतना ही लेना है, तब ना उसका खाता बंद होगा। तो 7,42,100 रुपया बराबर है। देखिए खाता इसको यहां पर 0 हो गया। अब ये डेबिट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितना पैसा आपको दिख रहा है आपके बैंक के स्टेटमेंट में, वहां कितना है, तो सीधा बोलोगे भैया वहां तो हमारा पैसा आया है इतना, तो चलो हम यहां पर से उतना पैसा ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर अब आपका देखिए अगेन पूछेगा क्रेडिट, क्योंकि आपका डेबिट एंड क्रेडिट आपका इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर इसको हम कहां डाल देंगे, एक्सचेंज वेरिएंस में, याद रखिएगा। और एक्सचेंज वेरिएंस का आपका जो ग्रुप रखना है मैं आपको बता देता हूं, उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रखना है, क्योंकि पैसा शॉर्ट हो या एक्सेस हो दोनों इसी हेड में जाने वाला है। एंड में जो भी इसका बैलेंस निकलेगा, और अगर डेबिट बैलेंस निकलता है तो हमको भैया लॉस होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है इस लेजर का तो हमें इनकम होगा, यानी कि पैसा हमें एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ज्यादा आया पूरे साल में। तो इसलिए आपको इसका ग्रुप क्या रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या हुआ, 19,900 रुपए का यहां पर बढ़ोतरी हुआ, हमें फायदा हुआ। कभी तो आपका ऐसा भी हो सकता है, तो चलिए इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूं, मान लो कि इसका पैसा शॉर्ट आया, मानने में क्या जाता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। पैसा शॉर्ट भी आएगा तो भी आपको उसका जो बिल वैल्यू था उतने ही पैसा पकड़ना, 7,42,100 रुपया। और बैंक में कितना पैसा आया, आप बोलोगे 7,40,100 रुपया आया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या होगा, यहां पे लॉस हो गया, ठीक है। अब अगेन यहां पर आपका डेबिट पूछता तो ये कहां चला जाता, देखिए एक्सचेंज वेरिएंस पर आपका 2,000 रुपया डेबिट हो गया, यानी यहां पर हमें 2,000 रुपये का लॉस हो गया। तो आपको यही एंट्री लेनी है हर एक बिल के अगेंस्ट में। इसे हम लोग कर लेते हैं सेव। देखिए पास एंट्री फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस। अब ये क्या होता है एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा जो कि हमारे बुक में तो हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है। ये आप जानते भी होंगे कि जो खर्चा जिस साल से बिलोंग करता है वो आपको उसी में उसे बुकिंग करना है, पेमेंट उसका जब करो, अगले साल करो, 2 साल के बाद करो, उससे कोई मतलब नहीं है। खर्चा हो गया तो आपको मार्च क्लोजिंग में लेना पड़ेगा। अब इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इंश्योरेंस का बिल है, इंटरनेट का बिल है,
टेलीफोन का बिल है जो कि पोस्टपेड कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो तो रहेगा मार्च का बिलिंग, लेकिन बिल कब आएगा? अप्रैल में। पेमेंट कब करोगे? अप्रैल या मई में करोगे, लेकिन उसका बुकिंग कब करना आपको? मार्च में ही करना है। तो इस तरीके से जितना भी आपका ऐसा एक्सपेंसेस है वो आपको उसका लायबिलिटी पकड़ना पड़ेगा। आइए मार्च क्लोजिंग में आइए, यहां पर जर्नल में आ जाइए, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री आपका जर्नल में ही होगा। मार्च क्लोजिंग पकड़िए। अब यहां पर सीधा आइए डीआर साइड में, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल आता है। देख लीजिए कितने का बिल है। तो यहां पर मान के चलो 15,500 का ही आपका बिल है, वो पकड़ लिया। आप चाहो तो 1 बाय 1 करके भी एंट्री पास कर सकते हो, यानी सेपरेट सेपरेट, या नहीं तो जितना भी इस तरह का एक्सपेंसेस की लायबिलिटी पकड़नी है सबको सामने रखो, एक बार एडजस्टमेंट कंपोनेंट्री मार दो। तो यहां पर हम लोग करेंगे अगेन डेबिट। इसी तरीके से जो टेलीफोन का जो बिल आया है वो हमारा 5,000 रुपए का आया, मानने में क्या जाता है। इसी तरीके से अगर हम इंटरनेट का कनेक्शन अगर यूज करते हैं तो उसका भी बिल आया होगा। चलो ये आया हमारा 2,500 रुपए का, मानने में क्या जाता है। इसके अलावा जिस तरीके से मैंने यहाँ पर डेबिट किया है, और भी कोई है तो उसको ले लो। और एक यहां पर हम ग्रुप बनाएंगे और स्टैंडिंग लायबिलिटी या एक्सपेंसेस पेबल, और आपको इसका ग्रुप रख देना है करंट लायबिलिटी। क्लियर है? अब देखिए ये हमारा उस साल में आ गया ना, बोले तो 20-21 में। अब जब इसका पेमेंट करेंगे कब? नेक्स्ट ईयर में। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा तो हो रहा है, लेकिन जानकारी अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। ये कड़वा सच है कि हर कोई आदमी सोचता है कि बस चुटकी बजाएं और हम कोई भी काम को सीख ले, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। ये जो मैं वीडियो में आपको बना के मैं दे रहा हूं, जो मैं परोस रहा हूं, तो मुझे इसको 15 साल लगे हैं इसे सीखने में। तो कोई भी चीज एक दिन में या 1 घंटे में मेरे भाई नहीं हो जाता है, इसलिए अगर सीखना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद वीडियो को एंड तो देखिए, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर देखिए आपका ये हमने लायबिलिटी पकड़ लिया। अब नेक्स्ट ईयर में आप क्या करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। एंट्री तो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करोगे, टेलीफोन का, इंटरनेट चार्जेस को, तो क्या अगेन इसे डेबिट करोगे? तो नहीं, तब तो ये 2 बार बुकिंग हो जाएगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। आपको और स्टैंडिंग लायबिलिटी को अपने बुक में डेबिट करना पड़ेगा और कैश या बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारे बुक से ये जो लायबिलिटी जो जा रही है नेक्स्ट ईयर के लिए वो खत्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि यहां भी आपने इसका बुकिंग कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को पीएनएल के डीआर में दिखा दिया और नेक्स्ट ईयर भी दिखा दिया, तो आप 2 बार आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये मैंने आपको अधिक जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना है। ये हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ भाई प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बहुत सारे चीज का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस से हम लोग वो लिया भी नहीं, आधा का इस साल का है और आधा अगले साल का। ऐसा होता है कि हाँ होता है भाई। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे लेके चलता हूँ, रेंट के लिए क्या होता है, मकान मालिक को हम लोग भैया किराया देते हैं ना, बोले एडवांस से मांग लेते हैं कि भैया हर क्वार्टर का मेरे को एडवांस में चाहिए। ठीक है, तो मान के चलो कि मैंने मार्च अप्रैल मई मैंने 3 महीने का पैसा उसको दे दिया तो इसी साल में ना, हाँ जी। तब हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो कि मार्च के महीने में दे दिया, 3 महीने का पैसा एडवांस में दिया, मार्च का भी दिया, अप्रैल का भी दिया, मई का भी दिया। तो आप क्या करोगे, यहां पर 1 महीने का इस साल से बिलोंग करता, 2 महीने का अगले साल से बिलोंग करता है। तो आप क्या करोगे, तीनों महीने का बुकिंग क्या इसी महीने में करोगे क्या? तो नहीं, तो क्या करोगे, चलो यहां पर पहले तो बनाते हैं रेंट करके, अल्ट सी मारो, रेंट मारो, ग्रुप कर दो भैया रेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए टम टम आगे बढ़ाइए। मान के चलो कि मेरा 50,000 का ही रेंट जाता है, तो उस महीने के लिए कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया। क्लियर है? अगेन इसको डेबिट करेंगे और यहां पर एक बनाएंगे प्रीपेड रेंट करके। क्या करके बनाएंगे, प्रीपेड रेंट, एक सेपरेट करके बनाएंगे प्रीपेड रेंट करके। इसका ग्रुप कर देंगे करंट एसेट्स। ये देखिए ये कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैंने जमा किया है 50,000 रुपया हर मंथ है, तो 1 लाख रुपया हो गया। क्लियर है? तब यहां पर से जाएगा हमारा बैंक, ये आपको एंट्री पकड़नी है। ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख आपको रेंट में डाल देना था, तो वो भी गलत हो जाता। और यहां पर आपको साफ साफ यहां पर नरेशन आपको डाल देना है कि इसमें 2 महीने का जो पैसा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, यानी कि अप्रैल एंड मई।
अब नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे, फिर वही चीज मैं आपको बता देता हूं। प्रीपेड रेंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीपेड रेंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा, रेंट। लेकिन वहां अगले साल में हम रेंट को डेबिट करेंगे, अप्रैल में भी करेंगे और मई में भी करेंगे, सेपरेट सेपरेट 50-50 हजार से। तो क्या होगा, हमारा अप्रैल में भी वो एंट्री आ जाएगा और मई में भी एंट्री आ जाएगा। बहुत सारी कंपनी में बजट पे भी काम होता है मेरे भाई, बजट एंड कंट्रोल। वो हर महीने का बजट देखता है कि किस महीने में हमारा कितना खर्चा हो रहा है। वैसे तो आप एक बार भी एंट्री ले लोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं हर कंपनी के लेवल की बात बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस में आपसे शेयर में कर रहा हूं। यानी कि जैसा कंपनी देखो उसी तरीके से आप काम करो, तभी तो जानकारी बढ़ेगी ना। रटवा तोता ज्यादा देर तक आगे नहीं जा सकता भाई, इसलिए रट्टू तोता नहीं बनना, ठीक है। चलिए इसको आप सेव कीजिए, टमटम को और आगे बढ़ाइए। अब आइए, अब आप यहां पर देखोगे पे रोल का जहां तक मामला है, तो पे रोल के मामले में बहुत चीज की लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ती है। इसको मैंने सेपरेट रखा है। मैं चाहता तो मैं अक्रूड एक्सपेंसेस में ही मैं आपको बता सकता था, लेकिन नहीं, जब मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया है तो मैंने आपके फायदे के लिए बनाया है कि कोई भी चीज आपका छूट ना जाए। अब यहाँ पे जैसे पीएफ है, एएसआई है, इसके साथ साथ आपका प्रोफेशनल टैक्स होता है, इसके साथ साथ आपका टीडीएस भी होता है। तो इसके लिए आपको इसकी लायबिलिटी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि मार्च का पेमेंट अगर मार्च में आप सब कर दो तब तक कोई भी लायबिलिटी आपको नहीं पकड़नी। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता। 99% कंपनी पीएफ और एसआई के पेमेंट वो बाद में ही करते हैं, जो कि इसका ड्यू डेट है, किसी का 15 तारीख है, किसी का 21 तारीख है, आपका टीडीएस का 7 तारीख है, तो उसके हिसाब से पेमेंट कंपनी करते हैं। उतना टाइम भी तो चाहिए काम करने के लिए। अब इसके लिए मैंने एक यहाँ पर देखो सैलरी के लिए मैंने एक छोटा सा एक डेमो मैंने आपके लिए तैयार किया, ठीक है ना। रामू है, राजू मेरा, शफी पप्पू है, उसका यहाँ पर टोटल ग्रॉस सैलरी इतना आ जाता है। इसका पीएफ कटता है, किसी का नहीं कटता है, ईएसआई कटता है, ठीक है, किसी का नहीं कटता। चलो इसका तो नहीं कटेगा, मैंने यहाँ पर गलती कर दिया है क्योंकि इसकी सैलरी बहुत हैंडसम है। बाकी हाँ पीटी कटता है और उसका टीडीएस कटता है। ये एक छोटा सा मैंने एक पेरोल रजिस्टर मैंने तैयार किया है। पेरोल भी आप सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सिर्फ पेरोल ही अच्छी से सीख लेते हो ना, तो फिर बड़ी बड़ी फर्म में आपको जाने का मौका मिल जाता है एज ए पेरोल एग्जीक्यूटिव या पेरोल ऑफिसर, ठीक है। तो अब आपको इसकी एंट्री आपको कैसी लेनी है, इसकी लायबिलिटी आपको कैसे पकड़नी है, वो मैं आपको बता देता हूं। छोटा सा यहाँ पर एक डेमो है, इसको आप सीख लीजिए, तो इसमें हो सकता है आपका पेरोल भी कवर हो जाए, क्योंकि पीएफ भी पकड़ना, ईएसआई पकड़ना है, पीटी पकड़ना और टीडीएस भी पकड़ना, तो वो आप कैसे पकड़ोगे। तो यहां पर देखो, जैसे कि मैं यहां पर जितना भी आपका एम्प्लॉय सबका लेजर खोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर हर एक एम्प्लॉय के लेजर नहीं खोल करके मैं सीधा सैलरी को मैं डेबिट करूंगा, टाइम को बचाने के लिए। पेरोल के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा पेरोल पे आप जाके देखिए, वीडियो अपलोडेड है, आप वहां पर से इसे आप देख सकते हो कि हर एक पार्टी के लेजर आपको कैसे ओपन करना है। तो मैं यहां पर सिर्फ क्या करूंगा, मैं सैलरी को ही मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जनरल में आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सैलरी को डेबिट करना है। अब यहाँ पर जो देखोगे टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो हमारा कितना है, 1,38,200 रुपया है, बराबर है। यानी कि यही पेमेंट बन रही है अगर किसी का एब्सेंट वगैरह होता कटने के बाद। तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+Alt+V से हम लोग इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम एक लेजर बनाएंगे सैलरी पेबल करके। क्या बनाएंगे, सैलरी पेबल करके। ये देखिए, अब इसका ग्रुप कर देंगे करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना। और अगर आप बनाते हर एक एम्प्लॉय का, तो सैलरी यहां पर डेबिट होता और यहां पर 2A 2B 2C 2D ये आ जाता, ये फिगर सेपरेट, समझ गए ना। लेकिन मैंने यहां पर टाइम बचाने के लिए मैंने यहां पर डायरेक्ट 1,38,200 को सैलरी पेबल में क्रेडिट कर दिया। चलिए ये तो हमारा काम हो गया, ये सैलरी ड्यू फॉर मार्च 2021 हो गया। उसके बाद हम लोग पीएफ काटेंगे। तो जब पीएफ काटते तो अब हम लोग क्या करते हैं, सारे एम्प्लॉय को डेबिट करते हैं, सेपरेट करते ना। और अगर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं जैसे कि टैली में भी वो फीचर्स दिया हुआ है कि ऑटोमेटिक आपका पेरोल सारा काम कर लेता है, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो भी जाता है लेकिन फिर भी आपको उसकी लायबिलिटी तो पकड़नी पड़ेगी ना। ये बनाने का मकसद ये है कि इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन अभी होगा प्लस एम्प्लॉयर का भी होगा, दोनों में, और इसमें कुछ चार्जेस भी ऐड होते हैं। तो लायबिलिटी आपको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो आपका टैक्स ऑडिट आपका फाइनल होगा ही नहीं। तो चलिए,
3360 रुपया है यहाँ पर। ये किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो कि उसके सैलरी से डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा सैलरी पेबल को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सैलरी पेबल, और सैलरी पेबल का माने यहाँ पर एम्प्लॉई है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं से आपका ये पैसा कट जाएगा, ये देख कंट्रोल प्लस अल्ट वी, लेकिन हमारा बुक तो बन गया ना। अब यहाँ पर एक हम लेजर बनाएंगे एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन करके, ठीक है। अब इसका ग्रुप आपको क्या रखना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, याद रखिएगा, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, या फिर आप करंट लायबिलिटी में रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए इसका हो गया कंट्रीब्यूशन, बराबर है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पीएफ का किया, उसी तरीके से आपको एएसआई का भी करना था, या आप दोनों एक साथ भी आप ले सकते थे। यहाँ पर मैंने इसे सेपरेट सेपरेट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर एक लेजर बनाइए एम्प्लॉय ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका ग्रुप भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस या फिर करंट लायबिलिटी रखिए। ये आपका हो गया। अब जो मैंने अलग अलग एंट्री ली है, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक साथ में भी ले सकते थे। अब यहाँ पर पीटी है, जैसे कि टीडीएस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग एक साथ एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 15 प्लस 1, यहाँ पर 16,000 रुपया आ रहा है। 16,000 रुपया हमारा यहाँ पर सैलरी पेबल में डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे पीटी करके बनाएंगे, इसका ग्रुप वही रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। पीटी में चला गया हमारा 1,000 रुपया, और उसके बाद जो हमारा जो इनकम टैक्स या फिर टीडीएस है, आप जो भी लिखिए सब आपका चलेगा। ये हमारा बन गया 15,000 रुपए। ये देखिए, ये हमने हर चीज की लायबिलिटी हमने पकड़ ली। अब जब बैलेंस शीट में जब आप आओगे, आ जाओ, अब यहां पर देखो, जब बैलेंस शीट में आते हैं तो सैलरी पेबल हमारा यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1,18,454 रुपए दिख रहा। अब आप आइए इधर देखो, जब मैंने इसका नेट यहाँ पर निकाल दिया, यानी जो भी डिडक्शन है उसके ग्रॉस सैलरी से मैंने घटा दिया, तो सेपरेट सेपरेट सबको ये पेमेंट होगा। तो टोटल जोड़ कितना आ रहा है? यहाँ देखो 1,18,454, यहाँ कितना है? 1,18,454, यानी कि ये हम पर लायबिलिटी खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि इसका पेमेंट हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ यहाँ पर देखो, जब हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाते हैं, जब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ देखो एम्प्लॉय ईएसआई कंट्रीब्यूशन खड़ा है, हाँ खड़ा है भाई। एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन खड़ा है, देखो सबका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका माने हमें पे करना है। उसी तरीके से यहाँ पर इनकम टैक्स है, और उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स भी है। तो क्लियर है? तो क्या हमारा यहाँ पर काम खत्म हो गया क्या? तो नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी और भी इसमें काम बाकी है। और काम बाकी क्या है? अब हम लोग आ जाते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखोगे, ये तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है पीएफ का, अभी एम्प्लॉयर का भी होगा, और उसमें कुछ अदर चार्जेस भी ऐड करने होते हैं। तो आपको नेट फिगर का आपको लायबिलिटी पकड़ना पड़ेगा। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे करोगे? ये तो सिंपल है। यहाँ पर आपका देखो, मैं मोटे तौर पर बता देता हूँ, इक्वल टू यहाँ पर क्लिक करो, ये हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और जितना एम्प्लॉय का होता है सेम एम्प्लॉयर का भी होता है। तो सेम मैंने यहाँ पे इसका ही पकड़ लिया, आप समझ रहे हो ना। लेकिन जब चालान जो बनता है, आपको पता होगा, जब पीएफ आप जब पेमेंट करते होगे, जब इसका चालान जब आप बनाओगे, तो इसका मालिक का कंट्रीब्यूशन आपका दो भाग में बंट जाता है। एक एम्प्लॉय पेंशन में चला जाता है, और एक एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। उसका एक रेट होता है 8.33% होता है, बाकी जो जाता है वो पीएफ में चला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं कि आपको ऐसे पकड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया 12% प्लस 12% दोनों का, प्लस इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चार्जेस भी ऐड होते हैं, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और ईडीएलआई। उसका रेट क्या होता है? आप जब गूगल पर सर्च मारोगे तो जो भी रेट होगा, करंट रेट, वो आपको वहां पर से पिक करना है। जैसे कि हमारे हिसाब से आपको उसका हो सकता है कि 0.5% हो, तो कोई टेंशन नहीं, ये टोटल ग्रॉस है ना, वो ग्रॉस पे निकलेगा। याद रखिएगा, कौन से ग्रॉस पे? बेसिक की ग्रॉस पे, क्योंकि पीएफ का कैलकुलेशन बेसिक पे किया जाता है, और एएसआई का कैलकुलेशन आपका ग्रॉस पे किया जाता है। तो हम लोग यहां पर आ जाएंगे बेसिक पे। ये देखिए, इसका टोटल बेसिक ये है ना, इसका हम लोग निकालेंगे 0.5%। क्लियर है? अगेन वही निकलेगा 0.5%। अरे आजकल कोई पोस्ट नहीं कर रही हो तुम? बिग प्रॉब्लम है, पहले सफेद बाल आ गए। ये तो 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक 15 रुपए में। इसका 10 गुना एलोवेरा आपके सफेद बालों की करे देखभाल, और बाल दिखे सॉफ्ट एंड शाइनी। वाह, लाखों लाइक सिर्फ 15 रुपए में। गोदरेज एक्सपर्ट। क्योंकि
एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और आपका EDLI का दोनों का रेट सेम है। अगर आगे पीछे भी हो तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको एक बार अपडेट हो जाना कि क्या रेट चल रहा है, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद देखते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाता है 7600 रुपया, यानी कि मार्च का जो PF की जो टोटल लायबिलिटी बनेगी वो 7600 रुपया बनेगी। क्लियर है? चलिए अब इसी तरीके से आपका ESI है, तो ESI तो यही 386 रुपया है, ठीक है। ये तो हुआ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो कि इसका रेट था मैंने अपने हिसाब से मारा है 0.75%। रेट आगे पीछे हो सकता है, वो आपको अपडेट हो जाना है। मेरा मकसद है कि आपको ये बताना है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री क्या क्या लेनी है, किस पर आपको फोकस करना है। बाकी रेट वगैरह आप काम करोगे तो देख लो कितना क्या रेट है। अब जो मालिक का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 3% होता है, मैं मान लेता हूं। अब वो किस पे निकलेगा? ग्रॉस पे निकलेगा। देखो मैंने ग्रॉस पकड़ा 0.3/100 बराबर है। अब मैं इसको जोड़ देता हूं, इसके लिए कुछ अदर से चार्जेस पेमेंट नहीं करना पड़ता है, यानी कि ESI का इतना पकड़ेंगे और PF का इतना पकड़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाचर में, जर्नल में आइए, मार्च क्लोजिंग में आइए। अब देखिए, अब आपको पहले PF की लायबिलिटी पकड़नी है, तो पहले आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसे आपको डेबिट करना। PF के लिए कितना था? 3360 रुपया। देखिए आपका जीरो हुआ, ये यहां पर से जीरो हो गया। अगेन डेबिट कीजिए, एक लेजर बनाइए, एम्प्लॉयर PF कंट्रीब्यूशन, बस एक ही बनेगी, आपको अलग अलग इसका सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। EPF और EPS वो आपको इतना नहीं करना, और इसका जो ग्रुप कीजिएगा वो कर दीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना था? वही 3360 रुपया, ठीक है। अगेन डेबिट कीजिए, और एक और लेजर यहां बनाइए एडमिन चार्जेस करके। एडमिन या एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होता है पूरा, या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, मैं शॉर्ट में बना रहा हूं एडमिन चार्जेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये देखिए, आप दोनों को एक साथ में डाल दीजिए, आपको EDLI भी अलग से डालने की जरूरत नहीं है। तो 880 रुपया भैया, चलिए 880 रुपया, काम खत्म हुआ। एक लेजर यहां पर बनाइए PF पेबल करके, PF पेबल, इसका ग्रुप रख दीजिए करंट लायबिलिटी। ये देखिए करंट लायबिलिटी, ये आपको एंट्री पकड़ना पड़ेगा, और ये एंट्री एक्चुअल में आपको हर महीने करनी पड़नी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्च क्लोजिंग में, क्योंकि पेमेंट जो आप जो करोगे PF का, वो तो इन सबको जोड़ के ना करोगे भाई, तो ये फिगर लाओगे कहां से? तो जब तक ये निकालोगे नहीं, ये एंट्री लोगे नहीं, तो ये फिगर आएगा नहीं, क्योंकि बैंक से तो इतना ही पैसा कटेगा। तो ये आपको तो हर महीने ये एंट्री लेनी है, लेकिन खास तौर से फोकस है आपका मार्च क्लोजिंग में, तो ये एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। चलिए ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग पकड़ेंगे ESI का, तो ESI के लिए हमने पकड़ लिया, एम्प्लॉय का जो ESI कंट्रीब्यूशन था 386 रुपया, ठीक। अगेन डेबिट करो, और यहां पर एक लेजर बना दो, एम्प्लॉयर ESI कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका ग्रुप कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए इसका कितना था भाई? यहां पर उसका दिखला रहा 4146 रुपया, 4146 रुपया। एक यहां पर हम लेजर बनाएंगे ESI पेबल करके, ग्रुप क्या रखेंगे? करंट लायबिलिटी। ये देखो, ठीक है, नरेशन जो भी है इसको डाल दो, काम खत्म हो गया। अब यहां पर आप बोलोगे क्या प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स के भी एंट्री पकड़नी? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक आपका क्रेडिट बैलेंस खड़ा, उसके लिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होगी। जब नेक्स्ट ईयर उसका जब पेमेंट करोगे, उसे डेबिट करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे, ऑटोमेटिक वो आपका लायबिलिटी वहां से खत्म हो जाएगा, जैसे कि आपका इसका हुआ। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में। ये देखो, जब बैलेंस शीट में आओगे इसका शक्ल सूरत कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे देखो, जब हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्स में जाते हैं तो क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ इनकम टैक्स दिख रहा है और PT, ठीक है, खड़ा है। जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा, हम जब इसका पेमेंट करेंगे अप्रैल में, तो क्या करोगे? इसको डेबिट करोगे दोनों को, और बैंक को क्रेडिट, तो ये खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आते हैं ऊपर में, ये देखो आपका ESI पेबल है, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो ESI पेबल है। उसी तरीके से यहां पर देखो आपका PF पेबल है, हाँ है, दिखा रहा। जब आप पेमेंट करोगे तो चलान दे करके इसका एंट्री मारो, तो ये भी यहां पर से क्या होगा? नेक्स्ट ईयर आपका जीरो हो जाएगा। तो ये लायबिलिटी आपको हर हाल में पकड़नी है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे छोड़ दोगे आपका टैक्स ऑडिट आपका फाइनल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। और यहां पर इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, चलिए अब हम लोग तेजी से आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं डिप्रिसिएशन। उससे पहले मैं एक चीज और मैं बता दूं कि अब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि
जो ऑडिट जो होता है उसका पैसा उनसे छूट जाता है, वो एंट्री नहीं ले पाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ऑडिट फी का भी आपका पैसा पहुंचना चाहिए। जो भी आपके चार्टर्ड साहब का ऑडिट फी है, इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल करेंगे उसका फी है, या जो भी है जिस साल के लिए कर रहे हैं उसकी भी लायबिलिटी आपको पकड़नी पड़ेगी। तो आपको ये एंट्री ले लेनी है। बस आपको क्या करना है, ऑडिट फी को आपको डेबिट करना है। मैंने फिलहाल यहाँ पर 10,000 माना है, आपका कोई भी फिगर हो सकता है। और यहाँ पर ऑडिट फी पेबल आपको एक लेजर बना देना है। ऑडिट फी का जो ग्रुप होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, और इसका जो ग्रुप होगा पेबल का वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। इसकी भी लायबिलिटी आपको पकड़नी है। ये 12 देखा है, जब हम लोग भी काम करते हैं तो ये छूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं और आगे डिप्रिसिएशन की एंट्री। आपके पास अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर देखो एक यहाँ पर डिप्रिसिएशन का मैंने अपने हिसाब से एक छोटा सा चार्ट मैंने अपने लिए बनाया, जबकि ऐसा बनेगा नहीं, इसका फॉर्मेट कुछ अलग होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया है कि मेरे पास इतना फिक्स एसेट था, उसका जो ओपनिंग बैलेंस था यानी 1 अप्रैल 2020 को इतना था। रेट आपको ये देख लेना है कि कितना रेट लगता, नहीं तो सीए साहब से पूछ लो भाई, हर काम आपको अपने से नहीं करना। कुछ काम सीए साहब के लिए भी छोड़ दो कि सर आप ही बताइए, मेरे को इसका चार्ट दीजिए, आप ये बताइए कि हमें किस परसेंटेज से हमें इस पर डिप्रिसिएशन लगाना है। क्योंकि हो ना हो आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया होगा, आपने बेचा भी होगा, तो उसके हिसाब से भी उन सब पर्टिकुलर अमाउंट पे अलग अलग टाइप से डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये मैंने मोटे तौर पे ये बताया कि मान के चलो कि हमारा ना ही कोई परचेज था ना ही कोई सेल था, बस मेरा ओपनिंग बैलेंस था, उस पर कितना रेट लगेगा, ठीक है। इस पर 380 दिन का इसमें दिखाया जाता है कि 380 दिन से कम है, 380 दिन से ज्यादा है, उसी के हिसाब से परसेंटेज भी आपका इसमें अप्लाई होता है, या तो हाफ या तो फिर फुल। मैं मोटी बात में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर रेट अप्लाई कीजिए और यहां पर अपना निकाल लीजिए। अगर ये सिंपल है तो बस आपको क्या करना है, अपने बुक में इसकी एंट्री लेनी है। तो कैसे आपको एंट्री लेनी है, आपको मार्च क्लोजिंग में आना था, आ गए भाई। अब आपको डिप्रिसिएशन को यहां पर आपको डेबिट कर देना था, डिप्रिसिएशन, ठीक है। और उसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां से आप इसकी कॉपी कर लीजिए, ये इसका टोटल जोड़ है, यहां से हम कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहां लाके कंट्रोल अल्ट वी से पेस्ट कर दिया। उसके बाद आइए, अब इसके ऊपर क्या है भाई, सबसे पहला क्या है, सीसीटीवी है। तो यहां पर क्या लेते हैं, सीसीटीवी। अब आपको सारे एसेट्स को आपको क्रेडिट करते हुए चले जाना, बस काम खत्म है। जब करोगे 0 हो जाएगा, है ना, यही आपका बैलेंस निकलेगा। देखो मैंने एंट्री मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको सारे फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। जब आप बैलेंस शीट के एसेट्स में आओगे तो यहाँ पे देखो हमारा कितना दिख रहा है, 79,000, है ना, 79,407 रुपया 5 पैसा। और जब यहाँ पर आओगे तो कितना दिख रहा है, 79,407 रुपया 5 पैसा। सीए साहब देख लेंगे, अगर इसमें कोई त्रुटि होगा तो वो उसे रेक्टिफाई कर लेंगे, लेकिन अपने एंड से ये पूरा काम कर लेना। अरे भैया, जब इतना काम जानोगे तभी तो किसी हॉट सीट पे बैठोगे ना। अब 5 मिनट का वीडियो देख के चाहोगे कि मुझे सब कुछ आ जाए, भैया तो वो नहीं होने वाला, ठीक है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि सीखने के लिए थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसके आगे और हमारा क्या क्या हो सकता है। आते हैं नोट्स में। अब आइए, अब आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक चीज वो हमारे यहाँ पर छूट गया, आप भी ऐसा सोचते होंगे, प्लीज चेक एनी पेमेंट इज डन अंडर टीडीएस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फॉर्म में क्या होता है कि काम तो कर लिया, पेमेंट कर दिया, और उसको पता नहीं है ये पेमेंट जो था वो टीडीएस के अगेंस्ट में था। तो तब तो सीए साहब बोलेंगे भैया आप तो पेमेंट लंबा लंबा कर दिए हो, आपने टीडीएस में नहीं काटा, तब क्या होगा। हो ना हो वो ऑडिट करके वो निकल जाए, लेकिन अगर आपका फंस गया इस स्कूटनी में तो फिर आपका बहुत ही बड़ा आपका पेनल्टी आपको लग जाएगा, याद रखिए। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, वो मैं आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, जैसे जब प्रॉफिट लॉस में आएंगे तो यहाँ पर कोई भी अगर कोई जानकार आदमी देखेगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर देखो जो फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है वो 13,91,365 रुपए का पेमेंट है। आप देखिए 13,91,000, यानी कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन के अगेंस्ट में मैंने पेमेंट किया, और ये टीडीएस इस पे लागू होता है। जब आप टीडीएस चार्ट पढ़ोगे, आपका जो टीडीएस जो होता है वो
तरह का होता है, एक टीडीएस फॉर एम्प्लॉय और एक टीडीएस फॉर नॉन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए मैंने काटा ना, एम्प्लॉय के लिए रूल है अगर 5 लाख से किसी का ज्यादा पेमेंट होता है, ठीक है, जब उसका आप सेक्शन पढ़ोगे जो उसका स्लैब है, अगर वो क्रॉस करता है तो हमें उसका टीडीएस काटना पड़ेगा ना भाई, वो तो एम्प्लॉय का हो गया। आइए नॉन एम्प्लॉय, हम बाहर के आदमी से काम ले रहे हैं तो उसका चार्ट दिया हुआ टीडीएस का चार्ट, तो ये जो आता है ये आपका कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट में आता है, जैसे उसका सबका सेक्शन होता है, 94C होता है, 94I होता है, 94J होता है, आता है कि नहीं, उसमें टेक्निकल सर्विसेज आता है, प्रोफेशनल सर्विस आता है, रेंट आता है, आप बहुत सारे इसमें से खर्चे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट 1,67,000 समथिंग का पेमेंट है, तो इस पर भी क्या होगा, हमारा टीडीएस लागू हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि ऐसा कोई एक्सपेंस है जो कि टीडीएस चार्ट के मुताबिक आता है और आपने 10 नंबर नहीं लिया तो भैया ले लो, शुरू से ले लो। कोई भी काम में दिक्कतें हो, इसके लिए सीए है, सीएस है, कोई सीनियर अकाउंटेंट है, आप उससे एडवांस लेके काम करो, तो बाद में क्या होगा, जितने का बबुआ ना उतने का झुंझुना हो जाएगा, ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वही आपको देख लेना है। और अगर टीडीएस लागू हो जाता है तो आपको पता है टीडीएस का मामला ऐसा होता है कि जिस दिन पेमेंट करोगे, पेमेंट करने से पहले आपका उसका टीडीएस काट के उसको पेमेंट करना है। क्लियर है? तो इसके लिए भी आपको जो जो एंट्री लेनी है, टीडीएस पर भी मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसको देखिए। उसको अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि टीडीएस का चार्ट क्या कहता है, उसके लिए कौन कौन सी एंट्री लेनी होती है, उसके लिए कौन कौन से रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, वो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। मैंने टीडीएस के लिए पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा, स्टार्ट टू एंड। आप टीडीएस का वो पूरा प्लेलिस्ट हमारा देखो, आपको कहीं पर कोई दिक्कतें नहीं होने जा रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई ऐसा है तो भैया आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में। अब क्या होता है कि मान के चलो कि हमारा ये बुक फाइनल हो गया, मानने में क्या जाता है, कितना निकल रहा हमारा, 6,90,592 रुपया। अब ये कोई भी बुक हो, जबकि ये हमारा एलएलपी फर्म है, लेकिन हो सकता है कि ये आपका प्राइवेट लिमिटेड हो, आपका पार्टनरशिप फर्म हो या इंडिविजुअल फर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका तो एक ही होगा ना फाइनलाइज करने का, थोड़ा सा कमोबेश आगे पीछे हो सकता है, इसमें कुछ और भी चीजें ऐड हो सकती है। आपका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन चलता हो तो उसके लिए आपको एंट्री आपको लेनी पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो कि 6,90,592 रुपया 48 पैसे का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकल रहा। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग तो होगा, किसमें होगा, तो पार्टनर्स में होगा, और पार्टनर्स का शेयरिंग उसके डिड में दिया रहता है, कितना कितना परसेंटेज से वो लोग बांटेंगे, तो बांट दो इसको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका जो शेयरिंग है वो हम लोग उसको बांट देते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो कि हमारा टैक्स का प्रोविजन है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। पहले हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा एडवांस टैक्स जो पेड है वो 24,000 का पेमेंट किया हुआ, यानी कि हमारी पार्टी ने पिछले साल में ही एडवांस पेमेंट कर दिया था 24,000। तो यहाँ पर आपको इसका क्या रखना है, एडवांस टैक्स जो पेमेंट करोगे जब जब आपका उसका ग्रुप रख देना है करंट एसेट, तभी तो वो बैलेंस शीट का एसेट दिखेगा ना। यानी मैंने गवर्नमेंट को पहले से एडवांस टैक्स पे कर दिया। इसका रूल भी है कि अगर आपका किसी साल में पेमेंट 10,000 या उससे ज्यादा का बन गया है तो आपको हर साल आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको जितना भी बैलेंस निकलेगा उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो खामखा सरकार को इंटरेस्ट पे करके कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, तो एडवांस टैक्स ही पे कर दो। चलो हमने 24,000 का पेमेंट कर रखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर टैक्स का प्रोविजन कर लेंगे। चलो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि हमारा जो टोटल जो टैक्स निकलता है वो 35,000 मानने में क्या जाता है, ठीक है। 35,000 रुपए का हमारा टैक्स यहाँ पर निकलता है और जो टोटल जो हमने टैक्स पे किया है वो 24,000 का किया है। क्लियर है? तो दिस माइनस दिस, इसका माने हमें जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमें टैक्स का जो पेमेंट करना है वो भैया हमको 11,000 और करना है। तो ठीक है, कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे बुक में भी कितना निकलना चाहिए, 11,000 रुपया, ठीक है ना। अब वो 11,000 रुपया आपका तभी निकलेगा जब आप इसका एडजस्टमेंट एंट्री लेंगे। क्लियर है? तो चलिए यहां पर देखिए 35,000 रुपया हमारा टोटल टैक्स की लायबिलिटी निकल रही है। जो 35,000 रुपया निकल रहा है वो हमारा 3 पार्टनर है, और जो 3 पार्टनर है वो तीनों पार्टनर के शेयरिंग के हिसाब से इसमें जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि पहला हमारा जो पार्टनर है
उसका जो शेयरिंग बनता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, उसका बनता है 34%। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया 34%। और दूसरा जो बनता है उस दोनों का बनता है आपका 30%। ठीक है, तो यहां पर उसका ले लीजिए। ये मैंने आपको बताया कि इसका दोनों का मतलब कि इस तरीके से शेयरिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना है। अब आपको यहां पर क्या करना है, जब आपका जब टोटल जब जोड़ देखोगे तो आपको उतना ही आपका आएगा 35,000 रुपया। पहले तो आपको इसका एडजस्टमेंट एंट्री आपको लेना है, तो कैसे लेना है, अब आप लोग आ जाइए वाउचर में, और कहां आ जाना आपको, जर्नल में आना। कहां आना भाई, जर्नल में आना। चलिए अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसकी जो लायबिलिटी का जो पेमेंट है वो खुद डायरेक्टर पे आपका पड़ने वाला है, तो उसका जो भी कैपिटल होगा उससे क्या होगा, लेस हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना, जैसे ए कैपिटल है, ए को मिलता है 34%, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे 11,900 रुपया। अगेन डेबिट करेंगे, यहां पर 20 कैपिटल को लेंगे। 20 कैपिटल को जब लेंगे तो इसका बनेगा 11,550 रुपया। अगेन डेबिट करेंगे और यहां पर लेंगे 30 कैपिटल 11,550 रुपया, बराबर है। आल्ट सी मारिए और यहां पर एक बना दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स करके, प्रोविजन फॉर टैक्स करके। और पहले से मेरा बना हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका आपको जो ग्रुप करना है वो प्रोविजन ही करना है, या फिर करंट लायबिलिटी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स करके, ये देखो, ये हमने टैक्स का प्रोविजन हमने कर लिया, यानी कि मकसद था वो कैपिटल से एडजस्ट करना, इसलिए हमने यहां पर ये एंट्री को पास की है, बराबर है। ये तो हो गया। अब यहां पर आप जब देखोगे, ये तो 35,000 का हमने लायबिलिटी का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, और यहां पर 24,000 मैंने एडवांस टैक्स पे किया है और रेवेन्यू निकल रहा है वो 11,000। तो अब ये कैसे होगा, तो चलिए एक एंट्री हम लोग और लेते हैं मार्च क्लोजिंग में। तो यहां पर जो हमने प्रोविजन वो टैक्स किया है उसको अगेन आप डेबिट कीजिए। डेबिट कर दिया, कितने हजार से, 35,000 से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, एडवांस टैक्स पे किया था, आपको याद है ना, एडवांस टैक्स। ये देखिए, आपको इसको ले लेना है। कितना पेमेंट किया था भाई, तो 24,000 रुपये। ये देखिए 24,000 का पेमेंट किया था, तो ये भी हमारा जीरो, ये भी हमारा जीरो। अब जो बैलेंस जो हमारा जो बचा है वो कितना बचेगा, 11,000 रुपये। तो यहां पर हम बना लेंगे इनकम टैक्स पेबल करके। क्या बना लेंगे, इनकम टैक्स। अब एक्चुअल में जो गवर्नमेंट को हमें और जो टैक्स पे करना है वो कितना करना है, मात्र 11,000 रुपया। तो इसका करंट लायबिलिटी रखिए और इसे सेव कर लीजिए। देखिए 11,000 रुपया। ठीक है, चलान नंबर 280 से क्या होगा, आपको 11,000 रुपए का टैक्स पेमेंट कर देना है जब आपका रिटर्न फाइल होगा। अरे आपको पता है कि रिटर्न कब फाइल होगा भाई, अभी का जो रिटर्न फाइल का जो डेट दिया हुआ है वो 15 मार्च 2022 दिया हुआ है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो जब भी आपका रिटर्न फाइल होगा, जब तक 11,000 का पेमेंट नहीं करोगे तो कोई भी ऑडिटर आपका रिटर्न फाइल नहीं करेगा। चलिए इसको भरिए और टमटम को आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर आपका रिपोर्ट कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए आपका 11,000 रुपये का इनकम टैक्स पेबल दिख रहा है ना। जब नेक्स्ट ईयर आएगा, जब इसका पेमेंट ऑफ कोर्स आप ड्यू डेट से पहले करोगे, जब करोगे वो आपका बुक से यहाँ पर से हट जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, तो आप इस तरीके से यहां पर एंट्री ले सकते थे, लेकिन आपको ये चार्टर्ड आपको ये एडवाइस भी कर सकते हैं कि शफी तुम यहां पर ABC जो भी आपका पार्टनर्स है आप उसे एडजस्ट ना करके प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट करो। इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो कैपिटल जो है वो आपका घटेगा नहीं। तो आप वैसा भी आप इसको कर सकते हो। तो अभी जो मैंने जिस तरीके से मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स का जो मैंने एडजस्टमेंट किया कैपिटल के अगेंस्ट में, आप उससे भी कर सकते हो, या नहीं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पर मैंने किया, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने एंट्री यहाँ पर ली है, जैसे कि ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स करके, आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप यहाँ पर डेबिट कर सकते थे, तो टेंशन आपका नहीं होता। ठीक है ना। तो चलिए, ये दो तरीके से काम किया जाता है, या तो आप कैपिटल से सीधा एडजस्ट करो, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस से भी आप प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि सीए साहब आपको क्या बोलते हैं। अब यहां पर जो हमारा प्रॉफिट जो बच जाता है, ये देखिए प्रॉफिट कितना बच जाता है, 6,90,552 रुपये 48 पैसा। तो यहीं पर आइए, कितना फिगर है भाई, 6,90,552, 6,90,552 रुपये 48 पैसा। ठीक है, यहां पर इसका देखिए परसेंटेज पहले से बढ़ चुका है, हमें टेंशन नहीं लेना है। जितना आपका निकल रहा है
उतना आपको शेयरिंग कर देना है। तो कैसे करना है, अब आइए यहाँ पे जो आपकी लास्ट एंट्री बनने वाली है यही बनने वाली है। आपको क्या करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है ना। आपको प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे प्रॉफिट लीजिए। प्रॉफिट लेने के बाद यहाँ पे आपका जितना भी निकल रहा है, टोटल जो निकल रहा है इतना ही निकल रहा है। चलिए कॉपी पेस्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पर एस कैपिटल है तो ले लीजिए, कितना भाई, कॉपी पेस्ट कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल अल्ट प्लस भी, यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्रेडिट यहाँ पे ले लेंगे 20 कैपिटल, तो यहाँ पे इसको भी कॉपी पेस्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आपका बच गया सीस कैपिटल, ये देखिए आपका ट्रांसफर हो गया, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमें अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने बैठ करके, ठीक है ना। जब ये हमारा फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको पता है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना बैलेंस शीट का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, शेड्यूल का अपना एक फॉर्मेट होता है। वो इसी से क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस से या फिर इसी का वो यहाँ पे देख देख करके अपने एम्प्लॉय को बोलेंगे कि इसका बैलेंस शीट बना दो। क्योंकि हमारा लाइव क्लास है वो हमारा 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और पेड कोर्स अगर बाई करना है, जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी लाभान्वित साबित हुआ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।